नमस्कार दोस्तों। जो अपना आज का प्रोसेस रहेगा वो न्यू एडवोकेट्स के लिए रहेगा, यानी कि जो न्यू एडवोकेट्स हमारे वो कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट क्रिमिनल ट्रायल करेंगे। जो प्रोसीडिंग होती है उसको फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। जैसे अपने जो जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें जो प्रोसेस पुलिस का होता है पहले का वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना क्रिमिनल केस का ट्रायल होता है कैसे होगा। पहले तो पुलिस कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट कैसे होगी? ऑन पुलिस एफआईआर, ठीक है। दूसरी होगी ऑन कंप्लेंट। ये कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट न करके हम ऑन पुलिस कंप्लेंट, यानी कि एफआईआर के ऊपर जो ट्रायल चलेगा उसका कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। कैसे एग्जीक्यूशन होता है, क्या क्या प्रोसीडिंग होती है, ओनली फॉर न्यू एडवोकेट्स। क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथी, खासकर जो चंदेल साहब हैं, हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा, इश्यू आ रहा है कि होता क्या क्या है। तो इसमें होता कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पुलिस की एफआईआर होती है उससे लेके हम इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। पहला तो पुलिस की चार्जशीट फाइल करने से पहले, दूसरा कोर्ट में केस का ट्रायल, और तीसरा जजमेंट के बाद, यानी कि जजमेंट के बाद जो अपील होती है, सारी चीज़ें करेंगे। जैसे पुलिस चार्जशीट फाइल करने से पहले, जो पुलिस चार्जशीट फाइल करने से पहले का जो पोर्शन है इसको हम कर देते हैं बिफोर चार्जशीट। देखो ये कोई सिलेबस का ऐसी पार्ट नहीं, हम समझने के तौर से करें। क्योंकि बिफोर चार्जशीट सारा जो प्रोसेस रहेगा वो पुलिस ऑफिसर्स का रहेगा, ठीक है। इसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट हम करेंगे कोर्ट केस ट्रायल। तीसरा करेंगे हम जजमेंट। जजमेंट के बाद होगी अपील। चलो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, हम करते हैं मर्सी पिटीशन ऑल्सो। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तीन पार्ट करेंगे। पहले बिफोर चार्जशीट, चलो पहले एक्यूज की चार्जशीट बना देते हैं। होता क्या है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, कंप्लेनेंट है, और विक्टिम। ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को, पुलिस, ठीक है। मान लिया पुलिस हमने कॉल कर दिया, जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसको हम विक्टिम बोलते हैं, यानी इफेक्टेड पर्सन विक्टिम होगा। हिंदी में जिसको पीड़ित बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट विक्टिम हो, क्योंकि मोस्टली जो आम
एक्ट है उसके अंदर 99% केसेस के अंदर कंप्लेनेंट पुलिस होती है। अब देखो पुलिस क्या करेगी, ये जो अपना कंप्लेनेंट है, जरूरी नहीं कि पुलिस कंप्लेनेंट हो, एग्जांपल दे दिया हमने आर्म एक्ट का, और ये केस भी है हल्लू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, काफ़ी पुराना केस है। अब पुलिस का पहला काम क्या होगा भाई, एफआईआर होगा इसमें 154 में। दूसरा क्या होगा, जरूरी है तो वो विजिट करेगी, ठीक है, प्लेस पे विजिट करेगी, यानी कि अगर जरूरी है तो मौके पर जाकर, जो फॉर एग्जांपल ये कंप्लेंट ना होकर, जैसे कोई 144 कोई झगड़ा हो गया तो पहले उसको काबू करेगी जाकर, ठीक है, जो उसकी ड्यूटीज है वो करेगी। तीसरा, अगर ऑफेंस, पहला एफआईआर, दूसरा भाई जाके अगर जरूरी हुआ तो वहाँ जाके कंट्रोल करेगी सिचुएशन, अदरवाइज जैसे कोई नॉर्मल कंप्लेंट है तो एफआईआर नोट कर लेगी। तीसरा टास्क क्या होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो एक्यूज यानी कि आरोपी पकड़ा नहीं गया है, एब्सकॉन यानी कि एब्सकॉन तो बाद में होगा, जो पकड़ा नहीं गया है। दूसरा, या फिर भाग गया है, अगर पकड़ भी लिया, मान लिया, एक तो इसको अरेस्ट करने की कोशिश करेगी, दूसरा अरेस्ट कैसे करेगी, अरेस्ट करेगी सीआरपीसी के सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। 41 में क्या है, ऊपर क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, 41 के अंदर अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, पुलिस को ग्राउंड दे रखे हैं, अगर वो भाग गया उसको अरेस्ट करेगी, बिना वारंट के अरेस्ट करेगी कॉग्निजेबल केस के अंदर। बिलो 3 ईयर्स आप यू कैन अज्यूम बिलो 3 ईयर्स। कॉग्निजेबल जो 41 दे रखा सीआरपीसी का, उसमें ग्राउंड 1 से लेकर आई तक 10 ग्राउंड दे रखे हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इनको अरेस्ट करेगी। सीआरपीसी 41 यहाँ अप्लाई होगा। आगे चलते हैं, पहला दूसरा, ठीक है, भाई सीआरपीसी हमने कहाँ लगा दिया, 41 में अरेस्ट करवा चुके हैं हम विदाउट वारंट, ठीक है। अब क्या करना है, मान लिया कि वो पकड़ा गया, भाई पकड़ना पड़ेगा, पकड़ा गया तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस, क्योंकि पुलिस का रोल है, पुलिस लिख देता हूँ, सीआरपीसी सेक्शन 51, ये पकड़ लिया हमने, अरेस्ट कर लिया, अरेस्टेड पर्सन की, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको सर्च करेगी, तलाशी लेगी उसकी, ठीक है। दूसरा, सीआरपीसी का सेक्शन 165, वो जहाँ पर पकड़ा गया, जैसे किसी घर में छुप गया, मान लिया कि वो आर्म एक्ट, पुलिस को सस्पेंस है, जैसे मैंने पहले बताया आर्म एक्ट वगैरह के अंदर कंप्लेनेंट पुलिस होती है, उनको डाउट है कि इसके पास कुछ हो सकता है वेपन्स, तो वो उस प्लेस की तलाशी लेगी, ठीक है, सर्च ऑफ प्लेस, ये पुलिस को पावर दे रखी है। उसके बाद में जो भी सामान हो गया एक्यूज का
उसके कपड़ों को छोड़कर सब कुछ जब्त कर लेगी। आ गया। अब देखो, जो 41 है इसमें 41A से लेकर 41D तक सेक्शन डाले हुए हैं, ठीक है। इसमें जो 41B है उसके अंदर जो देखो, हमने अरेस्ट कर लिया इसको, 41 में अरेस्ट कर लिया, 51 में उसकी तलाशी ले ली, 165 में उसके जिस जगह पर था उसकी तलाशी ले ली। अब जो 41 क्लॉज बी है ये हमें बोलता है कि जो प्रोसीजर है अरेस्टेड पर्सन का वो पुलिस को फॉलो करना होगा। इसमें क्या बोलता है 41B की इन्फॉर्म टू द रिलेटिव ऑफ एक्यूज के जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, उनको गिरफ्तारी की, अरेस्ट की सूचना देंगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा भाई, बाउंड है। या जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, घर की विजिट करेगा, यानी कि उसके हाउस भी विजिट कर सकता है इन्फॉर्म करने के लिए टारगेट। यहां तक घर वालों को पता चल गया भाई पुलिस ने अरेस्ट कर रखा उसको, तो उसके आगे क्या होगा, पुलिस एफआईआर करने से पहले जैसा ठीक समझे एक्यूज को या विक्टिम को सीआरपी की, देखो पुलिस जरूरी चाहे तो एक्यूज को, विक्टिम को सीआरपीसी की धारा सेक्शन 53, 53, 53A, 54 एवं 164 के अंदर एग्जामिन करवा सकती है। चलो इसको डिटेल में करते हैं। 41 में अरेस्ट कर लिया हमने, 41 में अरेस्ट करते हुए उसकी तलाशी ले ली, जिस जगह पर पाया उसकी तलाशी ले ली, घर वालों को उसको बता दिया भाई, घर जो उनके रिलेटिव जाए बोले कि नहीं भाई हमारा तो ठीक ठाक था, पुलिस ने बता दिया। तो उस बताने के लिए उसके साथ किया क्या है, उसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 53, 53A और 54 और 164A सेक्शन है, ठीक है। 53 के अंदर जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एक्यूज का होगा, ठीक है। देखो पुलिस ने पकड़ा तो एग्जामिनेशन उसी का करना पड़ेगा जिसको हम एक्यूज बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक्यूज। डॉक्टरी करवा लो भाई अपने। एक्यूज को हिंदी में आरोपी बोलते हैं, जो पकड़ा है उसको, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो या तो एसआईओ या इससे एबो का रैंक हो, ठीक है। 53A में जैसे एक्यूज होगा, एक्यूज ये तो हो गया अरेस्ट किया, दूसरा 53A में एक्यूज ऑफ रेप। एक्यूज ऑफ रेप के अंदर कंडीशन क्या है, क्यों करते हैं भाई, उसके डीएनए सैंपलिंग लेंगे। इसके अंदर जो आपका डीएनए सैंपलिंग है, हेयर टेस्ट है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो इकट्ठी करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया है जो विदिन 16 किलोमीटर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, अदरवाइज जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। 54 में भाई सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन हेयर, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो अरेस्ट कर लिया है उसका। 164A के अंदर क्या है,
कि रेप का विक्टिम है, अगर वो चाहता है कि, यानी यहाँ विक्टिम का होगा 164 में विक्टिम, विक्टिम ऑफ रेप। जैसे रेप का विक्टिम है, रेप के विक्टिम का एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन उनके गार्जियन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, वो चाहे तो करवा सकते हैं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है। इसका जो एग्जामिनेशन है वो रिचपाल हरियाणा का एक केस है, उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट किट हर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर ये जरूरी कर दिया है। इसके अंदर अलग अलग से पार्ट होते हैं जिससे उसका टेस्ट किया जाता है, जैसे कहाँ कहाँ चोटें हैं, उसके फिंगर के अंदर कोई कुछ डीएनए वगैरह दूसरा मिलता है तो वो आगे केस को मजबूत करने के काम आता है। यहाँ तक हो गया, हमें काफ़ी लंबा चलना है, इसको यहीं छोड़ते हैं। भाई पुलिस ने पकड़ लिया, तलाशी ले ली, तो 41 के अंदर 41 में अरेस्ट, 41 ए 41 बी इन्फॉर्म टू, 41 बी के अंदर घर वालों को बता दिया, 53 में मेडिकल ले लिया, इनमें से कोई है तो इनका मेडिकल करवा लिया। अब देखो, जैसे अरेस्ट पर्सन है उसके चोट लग गई, मान लिया कोई एब्सकॉन्डर है, चोट ज़्यादा लग गई, ये लगता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसकी डेथ हो सकती है, वहाँ आईपीसी 92 लागू होगी डॉक्टर साहब के ऊपर, यानी कि उसकी कंसेंट के बगैर, विदाउट कंसेंट क्या कर सकते हैं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं, साफ कर देता हूँ। हम भाई उसको मेडिकल वगैरह करा के अरेस्ट कर लिया है और थाने में ले आए उसको, अभी कोर्ट में लेके गए, अभी थाने में लेके गए हैं। अब देखो, जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल है, तो पुलिस और जो एविडेंस है वो क्या है, डेफिशिएंट एविडेंस है, यानी कि एविडेंस है वो कम है, प्रॉपर नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, हिंदी में बोले तो उसको क्या करेंगे, सीआरपीसी 436 के तहत थाने से ही जमानत मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये बेलेबल ऑफेंस हो गया और एविडेंस है वो प्रॉपर नहीं है, दोनों चीज़ें कवर होती हैं। अच्छा जी, जमानत दे दी हमने, मान लिया अभी गैर जमानती जमानत बनती नहीं है, तो देखो दो केस हो गए पुलिस कस्टडी में, एक तो बेलेबल है, दूसरा नॉन बेलेबल। बेलेबल के अंदर तो बोल दिया कि भाई हमने अगर इम्प्रॉपर जो एविडेंस है वो प्रॉपर नहीं है या फिर नॉट एफिशिएंट, कि पता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, तो थाने से जमानत मिल जाएगी आपको पुलिस स्टेशन से। अगर नॉन बेलेबल है तो सीआरपीसी का एक सेक्शन आता है 57। 57 ये बोलता है कि आपको अरेस्टेड पर्सन को विदिन 24, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई चेक लेना, विदिन 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट, यानी कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि जिसके जुरिडिक्शन में लाना, वही नियरेस्ट जो भी होगा वहाँ उसको पेश करना होगा मैजिस्ट्रेट, हेयर मैजिस्ट्रेट मीन्स जीएम फर्स्ट। ठीक है, 57 हमने फॉलो कर लिया। अब देखो, अच्छा ये 24 आवर्स के अंदर ये नहीं है कि भाई इसके अंदर जो ट्रैफिक का टाइम है वो हट जाता है, कुछ अननेचुरल चीज़ें हो जाती हैं तो वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है। अब देखो, इसके बाद पुलिस मैजिस्ट्रेट
से आरोपी कस्टडी, देखो यहाँ अवेलेबल था, छोड़ दिया, 57 में मैजिस्ट्रेट के सामने ले आए। अब मैजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी मांगती है, जिसको हम रिमांड बोलते हैं। वो किसमें होता है? सीआरपीसी के 167 में होता है। इसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम है 15 डेज का है। ठीक है, कस्टडी में दे देंगे, लेकिन ये मैक्सिमम है भाई। पुलिस से कस्टडी मांग ले, किसने? पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से कस्टडी मांग ली, जिसको हम रिमांड बोलते हैं। इसके अंदर एक चीज और है कि भाई पुलिस ने मान लिया वो पहले से है, जेल में है, रिमांड मांग लिया। अगर 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, अगर केस जिन सेक्शन के अंदर उसके ऊपर चार्ज किया गया है, यानी कि जो चार्ज डाले हुए हैं वो 10 ईयर पनिशमेंट, ठीक है, 60 डेज बिलो 10 ईयर। अगर वो इतने दिन अंदर रहता है तो उसे बेल मिल जाती है, बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसे हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। ये डिसाइड किया गया था मनु भाई रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। यहाँ तक हम आ गए। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो 15 डेज की जमानत, पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। अगर नहीं भेजना है 15 डेज के बाद तो जुडिशियल कस्टडी होगी, जुडिशियल कस्टडी में ये टाउन काउंट होगा। फिर अगर एक्यूज जमानत देने के, अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो जो जमानत यानी कि बेल देने की पावर होगी वो मैजिस्ट्रेट के पास होगी। देखो भाई, जमानत दे दी हमने, मान लिया कि मैजिस्ट्रेट के पास मामला किसका है, 302 का आ गया या 376 का कोई भी केस आ गया, तो मैजिस्ट्रेट के पास तो पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इसको कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो पीपी की परसेंटेज, ये किसके थ्रू? सीआरपीसी 209 कमिट टू केस 209 के तहत, यानी कि कमिट टू कोर्ट ऑफ सेशन बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, चला गया। अब देखो भाई, ये चीज़ें हमने कुछ थाने में पकड़ा गया तब की बातें की हैं। क्या क्या हुआ? चार्ज फ्रेम नहीं किया हमने, अभी चार्जशीट नहीं बनाई है। चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम बनेगा। चार्जशीट जिसको हम चालान भी बोलते हैं। मान लिया कि जो एक्यूज है वो भाग गया, तो सीआरपीसी 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल, यानी जिसे अग्रिम जमानत बोलते हैं, का प्रावधान है। ये कहाँ लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में लगेगी। ठीक है, किस में लगेगी? इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? एक तो ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होना चाहिए। दूसरा, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर समस्या कहाँ है?
इसका प्रोविजो दे रखा है। इसमें समस्या ये है कि जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे तो पीपी को इन्फॉर्म करना होगा। पीपी यानी सरकारी वकील, सेशन कोर्ट वाला, उसको 7 डेज का टाइम देना होगा। ठीक है। यहाँ आपकी बेल, अगर बेल नहीं मिली आपको तो उसी ग्राउंड पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ये इसका ड्रॉबैक्स है। ठीक है, चलो 438 में बात नहीं बनी। अरेस्टेड पर्सन है तो 437, तो बेल कहाँ मिलेगी? CRPC 437 एंड 439 सब क्लोज 1। ठीक है। इसमें स्पेशल पावर है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को, जो नॉन अवेलेबल हैं उनके अंदर, यानी कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को इन नॉन अवेलेबल ऑफेंस। सीधी सी बात है भाई, अवेलेबल होता तो हमें थाने से ही जमानत मिल जाती, ये चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो जमानत 437, 438, 439, 437, 439 क्लोज 1 के तहत हमने बेल ले ली। जैसे ही बेल लेंगे, मान लो हमें बेल मिल गई, बेल मिल गई तो अपोजिट पार्टी क्या करेगी? बेल कैंसिलेशन डालेगी। बेल कैंसिलेशन 439 क्लोज 2 के अंदर दे रखा है बेल को कैंसिल करने के लिए। ठीक है। अब देखो भाई, ये सारी चीज़ें होगी, पुलिस FIR रजिस्टर करती है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कर लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उस प्रोसीडिंग में FIR रजिस्टर हो गई। FIR रजिस्टर होने के बाद में हम केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। जो केस का इंचार्ज होगा उसको हम IO बोलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। अभी हम थाने में घूम रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या होता है? वही केस की जांच करता है। ये करेगा क्या क्या भाई? ये विजिट करेगा, जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उस प्लेस के विजिट करेगा, उसका मैप तैयार करेगा। क्यों? ये आगे जो हम चार्जशीट पढ़ेंगे उसमें एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसका ये पार्ट है। ठीक है। अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, या फिर एविडेंस है, या फिर कोई अलग से रिपोर्ट है, वो तैयार करेगा। दूसरी बात, जो CRPC 161 सेक्शन है वो पुलिस ऑफिसर को पावर देती है विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, यानी कि ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करेगा। ठीक है। यानी कि अब पुलिस क्या कर रही है? अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं भाई। थाने के अंदर उन्हें कोर्ट के अंदर चालान पेश करना है। चालान पेश करने से पहले ये काम कर लेनी चाहिए चार्जशीट, क्योंकि चार्जशीट के साथ में चार्जशीट जैसी कोर्ट में आएगी अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। अगर IO अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाता है कि कोई कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लेंट झूठी है, यानी कि फॉल्स कंप्लेंट कर देते हैं भाई, कोई काम कुछ और है, नहीं बना तो चलो कर दो, तो उसके अंदर क्या करता है कि जैसे IO है, IO इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, CRPC का सेक्शन 169 होगा, 169 उसको पावर देता है कि जो एक्यूज है उसको छोड़ देगा। क्योंकि एविडेंस ही नहीं है, एक बार ऊपर छोड़ दिया था बेल के ऊपर। यहाँ पर स्टेटमेंट लेने के बाद, विटनेस की स्टेटमेंट लेने के बाद में उसको रिलीज एक्यूज,
किसके ऊपर? व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कंप्लीट ट्रायल करने का है इसके अंदर मोटा मोटी तौर पे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो सारी पोर्शन यहाँ आएंगे, सेपरेट जो बड़ा पार्ट है उसको डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा भाई, डिस्चार्ज समरी तैयार करेगा, यानी कि उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, या एफआर फॉल्स जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में फाइल करेगा, जिससे केस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में कोर्ट चाहे तो, अब देखो भाई, आपने कंप्लेंट की, ऑप्शन ये रहता है कि आपने एफआईआर की, अगली पार्टी आपसे हैवी है, तो हो सकता है कि भाई उसने किसी दूसरे मीन से, जो कि इलीगल मीन से आपका केस क्लोज करवा दिया, वो क्या जाएगा, वो डालेगा मर्सी पिटीशन, प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन का ऑप्शन दे रखा है हमें CRPC 190 क्लोज 1 के तहत केस को किसी भी प्रोटेस्ट पिटीशन में डाल देगा। ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन ये मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, ये कंप्लेंट ऑन मैजिस्ट्रेट पे भी होता है और कंप्लेंट ऑन एफआईआर के ऊपर भी होता है। अब 167(2) के तहत पुलिस द्वारा किसी केस में चार्जशीट फाइल करने के वो टाइम है 90 डेज 60 डेज, जो पहले पढ़ा था वो भी यहाँ अप्लाई होगा। और उसके बाद में देखो 167 और आपने समरी डाल दी। ठीक है, मान लिया यहाँ पर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो जब अगर थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि जैसे 167 के अंदर जो ग्राउंड थी कि भाई 90 दिन तक वो कस्टडी में रह लिया, अगर पनिशमेंट है 10 ईयर और एबो, और 60 डेज यदि बिलो 10 ईयर है, तो CRPC 167 एंड आर्टिकल ऑफ सिचुएशन 21 ये हमें राइट देता है बेल का, जिसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट में मिल जाएगी अगर 90 दिन तक अंदर है भाई। अब कर देते हैं हम चार्जशीट। देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया, अगर उसको जमानत चाहिए तो जमानत दे दी, एविडेंस प्रॉपर नहीं है तो छोड़ दिया, उसको छोड़ा नहीं, एक्वाटल नहीं, हम सिर्फ डिस्चार्ज करते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें एविडेंस मिल गई तो डिस्चार्ज का मतलब होता है दोबारा ट्रायल चल सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ गए हैं भाई चार्जशीट तक। क्रिमिनल केस की जो चार्जशीट है उसके एसेंशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, चार्जशीट के एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे? चार्जशीट, जिसे भाई हम चालान भी बोलते हैं। पहला फर्स्ट क्या होगा, जो पार्टियां हैं दोनों, बोथ पार्टीज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, अगर ये नहीं होगा तो हम इनको कोर्ट के थ्रू मांगेंगे। ठीक है, नेम, एड्रेस, इट इज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा जो क्राइम दिया है, क्राइम की इंफॉर्मेशन है अपने पास, नेचर ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है,
कैसे मिली, भाई खबरी ने दी है या किसी और ने दी है। तीसरा, जो 53, 53A, 54, 164A के अंदर हमने मेडिकल करवाया था उसकी रिपोर्ट। बोथ पार्टीज इफ नेसेसरी, क्योंकि इंसिस्ट नहीं कर सकते ना विक्टिम को तो। अच्छा जी, कुछ ठीक है। उसके बाद में सूचना होगी अपनी, देखो ये तो दोनों को, इसमें कंप्लेनेंट कौन है, कंप्लेनेंट अलग भी तो हो सकता है विक्टिम वाला, उसकी डिटेल। उसके बाद में जो अरेस्ट है, अरेस्टेड पर्सन है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, भाई पुलिस कस्टडी में है तो उससे रिलेटेड जो भी पेपर हैं वो चाहिएंगे। छठा, 6 पॉइंट में जो CRPC 161 के अंदर जो विटनेस की जो स्टेटमेंट ली है उनकी कॉपी चार्जशीट के साथ लगानी होगी। फिर जैसे 51 के अंदर उसको अरेस्ट किया था तो उससे कुछ सामान मिला था, तलाशी ली थी, उस सामान को कैसे करें, ठीक है। सीज थिंग्स और अदर्स, जो भी मटेरियल है जो उससे सीज किया था 57 में, जब हम उसको 51 में अरेस्ट किया था, ठीक है। सीज डॉक्यूमेंट हो गया। और फिर हमने अरेस्ट कहाँ से किया, ठीक है। अरेस्ट कहाँ से किया, जो घटनास्थल है यानी कि मैप है वहाँ का, प्लेस का, वो मैप तैयार किया था, मैप की कॉपी। और अगर कोई और कोर्ट का डॉक्यूमेंट है नेसेसरी है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें चार्जशीट के अंदर जब पुलिस चालान पेश करती है तो वो उसके अंदर लगाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम घुसेंगे कोर्ट के अंदर, यानी अब पुलिस अपना चालान कोर्ट के अंदर पेश करेगी। पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ तक 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं, लंबी तो नहीं होगी। ठीक है भाई, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट रहेगा अपना क्रिमिनल केस ट्रायल। पार्ट सेकंड, थाने से हम बाहर आ गए। पार्ट सेकंड क्रिमिनल केस ट्रायल। जो क्रिमिनल केस ट्रायल में क्या होगा कि पुलिस द्वारा जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल जब चार्जशीट और बयान दे, जब पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, ठीक है। चार्जशीट के अंदर हमने नियर अबाउट 9 डॉक्यूमेंट लगाए थे। उनको ऑब्जर्व करने के बाद में मैजिस्ट्रेट, यहाँ हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, GM फर्स्ट, CRPC 239 के तहत डिस्चार्ज कर देगा उसको। अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है तो CRPC 227 में डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपका मैटर कंप्लेंट केस का है तो 245 में डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर।
अब देखो, डिस्चार्ज नहीं हुआ मान लेते हैं, क्रिमिनल केस के अंदर चार्जशीट फाइल की मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इनडिफिशिएंट एविडेंस या जो भी वो फाइलें, विटनेस जो स्टेटमेंट हमने लगाई हैं, जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद में वो फाइंड करता है, ये देखता है कि ये डिस्चार्ज के लायक है, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। जैसे ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन का हो गया और ये हो गया आपका कंप्लेंट केस का, कंप्लेंट केस का ऑन पीआर, कंप्लेंट केस का हो गया, ठीक है। ये मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो प्रॉपर, अब देखो पहले में तो इम्प्रॉपर नहीं डिस्चार्ज कर दिया, अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो ट्रायल चलेगा। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो एक्यूज है उसने अपना ऑब्वियसली एडवोकेट हायर किया होगा, उसको चार्जशीट की कॉपी दे देंगे, ठीक है। और उस कॉपी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, कॉपी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये किसके तहत दिए जाते हैं, अंडर सेक्शन CRPC 207, ठीक है। चार्जशीट की कॉपी दे दी और डॉक्यूमेंट एंड पुलिस रिपोर्ट दे दी उसको। अब कोर्ट के सामने अगर मान लिया, अब देखो चार्जशीट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो जो ये एक्यूज का एडवोकेट है ये ऑर्डर शीट पर लेता है, ऑर्डर शीट पर रिटर्न में ले लेता है, उसको लिखबद्ध करवा लेता है, जिससे कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा ना, जो ऑर्डर शीट पर लेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मिसिंग डॉक्यूमेंट है या और कुछ है, तो ऑर्डर शीट पर ले लेंगे, उसका बेनिफिट जो फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा उसमें एक्यूज को मिल जाएगा। ये एक प्रोसीजर है कोर्ट का। यहाँ तक ऑर्डर शीट पर, अब देखो सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर शीट, चार्जशीट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है और वो उन्होंने एडवोकेट को दे दी एक्यूज के, तो अब नेक्स्ट स्टेज पे हम चार्ज फ्रेम करेंगे, यानी कि अब आएगा मैजिस्ट्रेट साहब का रोल, ठीक है। चार्ज फ्रेम, चार्जशीट के पेपर की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो पूरी होने के बाद में जो एक्यूज का एडवोकेट है उसको चार्जशीट की कॉपी देने के बाद में चार्ज फ्रेम, जो चार्ज लगाए हैं यानी कि जो आईपीसी के सेक्शन लगे हुए हैं उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। इसके लिए एक डेट डाली जाएगी अपीयरेंस, ठीक है। चार्ज का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो कौन कौन से आईपीसी के सेक्शन के अंदर ऑफेंस बनता है वो लगाना, यानी कि मान लिया जो चार्जशीट है उसके अंदर आईपीसी के सेक्शन पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो गए। अब हम फ्रेमिंग और चार्ज के टाइम पे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रखेंगे इसको, तो अगर उन्हें लगता है कि ये सेक्शन के अंदर तो ऑफेंस बनता नहीं और अदर ऑफेंस में बनता है, तो CRPC 216 एंड 221, यानी कि इस 216 के अकॉर्डिंग वो चार्ज को अल्टर
यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे ये लगता है कि उसने चोरी की है या डकैती की है, 2-3 ऑफेंस कर लिए और सस्पेंस में है कि ऑफेंस एग्जीक्यूट कौन सा हुआ है। इस केस के अंदर उन्हें परमिशन होती है, इनको पावर दी गई है कि जो जॉइंट ट्रायल चलेगा सेवरल का, तो उसमें से एक को कैसे उसके ऊपर पनिशमेंट एक पे हो जाएगी जो एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, अब जिन सेक्शन में केस बनता है उसके अंदर केस बना देंगे और चार्ज फ्रेम हो जाएगा, यानी कि फाइनल ये चार्ज फ्रेम होने के बाद में देखो जो चार्ज फ्रेम 216 और दोनों अप्लाई करके, मान लिया पुलिस ने गलत सेक्शन में रिकॉर्ड किया था, नए सेक्शन में रिकॉर्ड कर लिया मजिस्ट्रेट साहब ने और फ्रेम कर दिया, चार्ज फ्रेमिंग हो गया, उस पर आरोप तय हो गया कि उससे पूछा जाता है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हो। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अगली पेशी के ऊपर उसको पनिशमेंट हो जाएगी नेक्स्ट अपीयरेंस पे। अगर वो इसको डिनाई करता है देन प्रॉपर वे में ट्रायल चलेगा। ठीक है, ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर सबसे पहले हम गवाही करवा लेते हैं। ठीक है, ट्रायल केस आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल क्या होगा, जो गवाही करवाएंगे, गवाही के अंदर क्या होती है कि हमने जो चार्जशीट दी थी, चार्जशीट के अंदर पुलिस ने अपने विटनेस दिए थे और उनके 161 के तहत बयान भी रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, सबसे पहले जो चीफ एग्जामिनेशन होगा वो 137 के तहत होगा। ये कौन करेगा, ये करेगा एक्यूज का एडवोकेट नहीं करेगा, ये करेगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के अंदर जो विक्टिम है, विक्टिम को जो ईपीपी या पीपी मिला हुआ है जिसे हम सरकारी वकील बोलते हैं वो स्टार्ट करेगा। इसको हम प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी कि पीडब्ल्यू शॉर्ट में बोलते हैं। अब कॉपी किनको मिल गई, कॉपी मिल गई अपने एक्यूज के एडवोकेट साहब को। वो क्या करेंगे, वो अपने डिफेंस के अंदर जो विटनेस होंगे उन्हें बोलेंगे डिफेंस विटनेस, यानी कि डीडब्ल्यू बोलेंगे, उनकी गवाही होगी। ठीक है, सबसे पहले जो अपना विक्टिम होता है उसकी गवाही होती है। लिख देता हूँ मैं स्टेट बाय स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम विटनेस चल रहे हैं हमारे। फर्स्ट कौन होगा, विक्टिम, विक्टिम पार्टी होगी। ठीक है, विक्टिम पार्टी का होगा। उसके बाद जो विक्टिम पार्टी की ओर से जो विटनेस होते हैं उनका हो गया। उसके बाद में दूसरा विक्टिम पार्टी की तरफ से कोई पब्लिक विटनेस
पब्लिक विटनेस हो गया, ठीक है। जैसे कोई पब्लिक विटनेस यानी कि जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर कोई और था या नहीं। फिर तीसरा आई विटनेस हो गया। उसके बाद जो पुलिस है और डॉक्टर है और फॉरेन लैब, अगर कोई सैंपल लिया है, जो फॉरेन एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने अगर कोई सैंपल लिया है फॉरेन लैब का, उनकी गवाही होगी, ठीक है। सबसे लास्ट में केस का जो आईओ है उससे एज ए विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक्यूज का जो प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन है उसके स्टेटमेंट के बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यहाँ चीफ एग्जामिनेशन हो लिया, चीफ एग्जामिनेशन के बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा, ये करेगा आपका एक्यूज, एडवोकेट ऑफ एक्यूज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 148, 149 और 151 अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है कि बेसलेस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो केस से रिलेटेड है अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। मान लिया चले गए तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट होगा जो, या जज साहब होंगे, वो बार काउंसिल या हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट, ये क्या होगा, कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट होगा, इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी कि बार काउंसिल एक्शन लेगी या फिर हाई कोर्ट एक्शन लेगा। यहाँ तक हो गया अपना। चलो गवाही कर लिया हमने, स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो एक्यूज के विटनेस है वही करेंगे। एक्यूज का जो एडवोकेट है क्रॉस एग्जामिन करेगा। इसके बाद में जो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट यानी कि जो एपीपी है या पीपी है वो जो आरोपी पक्ष है अपना, उनकी जैसे जो पीपी है एपीपी है जो उनकी विटनेस है उनकी गवाही होती है। और कोर्ट के सामने अगर कुछ आता है तो दोनों तरफ से गवाही होने के बाद में अगर कुछ नया आता है तो री एग्जामिनेशन वन इंडियन एविडेंस एक्ट 138 के तहत होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि प्रोसिक्यूशन का है वो स्टार्ट करेगा एग्जामिनेशन। सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा, वो अपने जो सीक्वेंस दे रखी है इस सीक्वेंस के अंदर अपने विटनेस लगाएगा। विटनेस के बाद लास्ट में आपके जो कहाँ लिखा आईओ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। उसके बाद में जो अक्यूज के एडवोकेट है वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे। अगर कोई नई बात निकल के आती है तो री एग्जामिनेशन होता है। 138 री एग्जामिनेशन 138 के तहत होता है, ठीक है। अगर सरकारी जो अपना पीपीआई पीपी है वो
क्रॉस करते हैं तो जानबूझकर कुछ उन्हें लगता है कि वे विटनेस कुछ झूठ बोल रहा है, तो 154 के तहत, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसे पूछताछ कर सकता है। अब देखो, रेप का विक्टिम है, रेप विक्टिम है, ठीक है, वुमेन है ना भाई, रेप तो वुमेन की है, ठीक है। उसके जो 164 के तहत जो बयान होते हैं, जो पूरा लिख देते हैं, CRPC 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो GM फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो इसके रिगार्डिंग GM फर्स्ट आपको कोर्ट ऑफ सेशन गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, ये पावर उनको इंडियन एविडेंस 121 देता है। यदि कोर्ट में लाने में आरोपी को कोई गलत फंसाया गया या जो भी है, उसे ये लगता है कि भाई देखो, जज साहब को लगता है कि झूठा मुकदमा है या कुछ और है, किसी भी स्टेज पर वो ऑब्जर्व करते हैं, तो वहीं पर अपना उसी स्टेज पर अपना जजमेंट दे सकते हैं। बाउंड नहीं है कि वो फाइनल तक आर्ग्यूमेंट करेंगे। अब देखो, जो प्रोसिक्यूशन पार्टीज हैं उनके विटनेस हो चुके हैं, आरोपी है अपने, जो एक्यूज है वो अपने डिफेंस के अंदर अपनी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। फिर जो अदर पर्सन है उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है। जैसे जो एक्यूज है वो अपने डिफेंस के लिए किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो कोर्ट की तरफ उन्हें बुलवा सकता है। उसके बाद दोनों पक्षों की स्टेटमेंट, यानी दोनों पार्टियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है। और फाइनल आर्ग्यूमेंट CRPC 314 के तहत ओरल आर्ग्यूमेंट होता है और उसका मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, ठीक है। मान लिया फाइनल आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लंबा चलता है, तो नेक्स्ट अपीयरेंस के ऊपर जजमेंट रिटर्न में जो नेक्स्ट डेट दी जाती है उसका अपीयर होने के लिए, जिसको अगली पेशी बोलते हैं, ठीक है। जो फाइनल आर्ग्यूमेंट है वो रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया तो अब हम देंगे भाई जजमेंट। देखो, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो CRP के सेक्शन है ना वो कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा CRPC के सेक्शन है वो कवर करने की कोशिश की है, और जो प्रॉपर वे में नए एडवोकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही की हैं। अब करते हैं भाई जजमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया, केस की बहस होने के बाद जो CRPC का सेक्शन 353 के अंदर तो अपने GM फर्स्ट आ गए, और 357 है या 355 के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आ गए। ये जजमेंट सुनाते हैं। जजमेंट में क्या क्या होता है, कंप्लीट जजमेंट भी पढ़ा कर सुनाया जा सकता है। अगर लंबा है, बहुत ज़्यादा है, जैसे राम मंदिर वाला था, तो उसमें ऑपरेटिव पार्ट भी पढ़कर सुनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसमें दो ही होते हैं, जजमेंट के अंदर एक्वाटल का, या तो उसे एक्वाटल का ऑर्डर पास किया जाएगा या फिर पनिशमेंट होगी। अब ये भी हो सकता है कि जो उसको पनिशमेंट होगी उसको सुनाने के लिए, जो उसकी हियरिंग के लिए नेक्स्ट डेट भी दी जा सकती है उसको। अब पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, यानी कि सिंपल भी हो सकता है या फिर फाइन भी हो सकता है। अब देखो, इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी,
जजमेंट में आ गए हम। जजमेंट, जजमेंट के अंदर देखो बरी की बात नहीं कर रहे अपन, पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है, LI है, रिगरस है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है। अब अगर डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी को कोर्ट ऑफ सेशन कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा। ये पावर इनको CRPC के ये प्रोसीजर CRPC 366 के अकॉर्डिंग होता है। अब हाई कोर्ट अंडर सेक्शन CRPC 368 CRPC के तहत उसको या तो चेंज कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है और कंफर्म भी कर सकता है, वापस सेशन को भेज देगा और कोर्ट ऑफ सेशन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सेशन को भेजता है। जो ऑर्डर की कॉपी उसने वापिस सेशन को भेजी है वो भेजी है CRPC 371 के तहत फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब जो हाई कोर्ट जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में होगी। पेंडेंसी ऑफ अपील है तो उसके दौरान अगर जमानत नहीं देती है, पेंडेंसी अपील है तो उसमें जमानत, देखो ये हम डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। डेथ पेनल्टी में उसने अपील कर दी, अपील के दौरान जमानत मिले या ना मिले ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। अब देखो कोर्ट ये जो डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी में CRPC 415 ये कहता है कि जब तक जो अपील पेंडिंग में है उसे लटकाया नहीं जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं होगा। डेथ पेनल्टी नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, 415 हो गया अपना। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट के अंदर। भाई जजमेंट हो गया, जजमेंट के बाद हम सीधा अपील भी तो जाएंगे। फाइनल पार्ट अपील में आते हैं। अब इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। अपील पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड अपील। वैसे अपील अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही शॉर्ट वे में करेंगे। देखो पनिशमेंट अंडर 3 ईयर है तो बेल सेम कोर्ट से मिल जाती है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे अंदर जाना पड़ता है। अब लिमिटेशन पीरियड क्या क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो सेक्शन दे रखे हैं उसके बाद में आर्टिकल दे रखे हैं 132 तक। ठीक है, उसके अंदर 152 तक दे रखे हैं। उसके अंदर जो आर्टिकल 115 है उसमें जो डेथ पेनल्टी है उसकी अपील 30 डेज में, जो अदर पनिशमेंट की है
60 डेज में। ये हाई कोर्ट की रिगार्डिंग है, ठीक है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अप्लाई होता है अंडर आर्टिकल 133। लिमिटेशन पीरियड के लास्ट में का जो पोर्शन है उसमें दे रखे हैं। अब देखो, स्पेशल लीव पिटीशन होता है, याद रहे स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। कितने दिन का लिमिटेशन पीरियड है भाई? 60 डेज, ठीक है। कौन से में? इन डेथ पेनल्टी। अदर के अंदर कितना है? 90 डेज, ठीक है। पनिशमेंट बाय मैजिस्ट्रेट है अपना। अब पनिशमेंट बाय जीएम फर्स्ट, तो उसके अंदर CRPC 374 होता है, उसके अंदर डिफरेंट 4 पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि कैसे कैसे अपील होगी। कोर्ट ऑफ, सीधी सी बात है, जो जीएम फर्स्ट ने जो पनिशमेंट दी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जाएगी, ठीक है। अब CRPC 377 एंड CRPC 378 है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, DM2 PP2 कोर्ट ऑफ सेशन, स्टेट गवर्नमेंट, यही होगा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, यही चलता है, ठीक है। अब देखो, कुछ एक ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर अपील होती नहीं है। कौन कौन से हैं? लास्ट पार्ट चल रहा है अपना। एक तो हो गया अपना 376 है, देखो 300 और एक और था CRPC 265G, शायद यही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग वाले की अपील, नो अपील, ठीक है। दूसरा 375 के अंदर क्या है? PT ऑफेंस, नो अपील इन, ये प्ली बार्गेनिंग हो गया। 375 में है प्लीड गलती, जो प्लीड गलती कर लेता है भाई, जो मान लेता है कि हाँ मैंने किया है क्राइम, तो उसकी अपील नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्ट लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो 376 हैं उनके अंदर आते हैं PT ऑफेंस। PT ऑफेंस में क्या होगा? जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने 6 मंथ की पनिशमेंट दे दी है, या फिर 1000 रुपीज का जुर्माना फाइन लगा दिया है, नो अपील। दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में 6 की बजाय 3 मंथ हो जाता है, और फाइन 200 रुपीज, नो अपील। अब हमारे JM फर्स्ट साहब आ जाते हैं, वो उसमें 100 रुपीज, नो अपील। फिर हमारे समरी ट्रायल आ जाता है, समरी ट्रायल के अंदर 200 फाइन होता है, नो अपील, ठीक है। अपील का पोर्शन खत्म। अब कुछ इसके अंदर
जो मर्सी पिटीशन होता है, डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, लास्ट पोर्शन ले लेते हैं, मर्सी पिटीशन तक जाएंगे। हमने जैसे कहा था वीडियो चाहे लंबी हो जाए। मर्सी पिटीशन किस केस में जाता है? डेथ पेनल्टी, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील कैंसिल कर दी भाई, ठीक है। आर्टिकल 161 में गवर्नर को पावर दे रखी है और आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को दे रखी है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, ठीक है। पहले क्या था, जो गवर्नर साहब थे इनको डेथ पेनल्टी के अंदर चेंज करने या उसको और डेथ पेनल्टी को कैंसिल करने की पावर नहीं थी। लेकिन एक हरियाणा का ही जजमेंट था, वो था अपना स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार @पिट्टू। ये 2021 का है, 3 अगस्त का, डेट देख लेना भाई। इस जजमेंट के बाद में प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पावर सेम हो गई है, ठीक है। अब देखो, 2 पिटीशन डलते हैं। एक तो डलता है रिव्यू पिटीशन, और एक डलता है करेक्टिव पिटीशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती, देख लेना। जो रिव्यू पिटीशन को अंदर हिंदी में पुनर्विचार याचिका बोलते हैं, जो आर्टिकल 137 में दे रखी है, और करेक्टिव पिटीशन आर्टिकल 142 में दे रखा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। देखो 137 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को रिव्यू करने की पावर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसको वो रिव्यू कर सकता है अपने आप, ठीक है। दूसरा, मर्सी ये करेक्टिव पिटीशन कब डलता है? जब प्रेसिडेंट 72 वाली खारिज हो गई है, 161 वाली कैंसिल, दोनों खारिज हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया, लास्ट के अंदर करेक्टिव पिटीशन डलता है, ठीक है। ये जो है अपना करेक्टिव पिटीशन, ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में हुआ था। ये काफ़ी पुराना है, 10 अप्रैल 2002 का। चलो क्लियर। अब लास्ट के अंदर शायद देखो, कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट के अंदर आना होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला होता है कि भाई, एक तो होता है CRPC 2005 का। इनका रोल क्या होता है कि इनको ओनली चार्ज फ्रेम के टाइम पे बुलाएंगे और दूसरा जजमेंट के टाइम पे। ये CRPC 205 के तहत आते हैं। एक आते हैं कि ट्रायल चल रहा है, एक्यूज बेल पे है, एक्यूज आ नहीं रहा, उसका वारंट इशू नहीं हो तो एप्लीकेशन दी जाती है। वो अपीयरेंस के अंदर जो जिसको हम हाजिरी माफ़ी बोलते हैं वो दी जाती है। वो आपका CRPC 317 के तहत, हिंदी में जिसको हाजिरी माफ़ी बोलते हैं, अदरवाइज उसके वारंट इशू हो जाएंगे, ठीक है।
ये तो एजम्पशन है, शॉर्ट वे के अंदर सब कुछ कवर किया है। ये मोस्टली जो न्यू एडवोकेट है ना, फर्स्ट डे इन माई, जो पहले दिन कोर्ट के अंदर जाते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट के अंदर हम जो अपना मेंटेनेंस का होता है उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।